हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों के अपवाद। पहला पॉइंट, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का विधियों की 5 श्रेणियों से व्यावृत्ति प्रदान करता है कि इन्हें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अवैध नहीं ठहराया जा सकता। राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार व राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालना। निगमों का सम्मिश्रण, निगमों के शेयर धारकों या निवेशकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण या संपत्ति खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण या उनकी समाप्ति। अनुच्छेद 31 का राज्य का न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता। जब इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो तो इसे सहमति प्राप्त हो गई हो। इसके अनुच्छेद इस बात की भी व्यवस्था करता है कि राज्य अधिकृत ऐसी भूमि का जिसका उपयोग कोई व्यक्ति संवैधानिक निर्धारित सीमा के अंदर और फसल उत्पादन के लिए कर रहा हो, भूमि बाजार के मूल्य के अनुसार क्षतिपूर्ति देगा। सेकंड पॉइंट, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि नामान्यकरण। अनुच्छेद 31 का 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है। इस तरह अनुच्छेद 31 का क्षेत्र 31 का से ज़्यादा विस्तृत है। अनुच्छेद 31 का 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को किसका भी मूल अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, फिर चाहे विधि अनुच्छेद 31 का के निम्नलिखित 5 श्रेणियों में से किसी के भी अंतर्गत हो या नहीं। यद्यपि IR को हेलो रेस में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में ये कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्ति नहीं हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और किसी भी विधि को 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे इसकी यह विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती। इसने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 या इसके मूल रूप का उल्लंघन, मूल रूप या मूल विशेषताओं के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। 24 अप्रैल 1973 को उच्चतम न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मूलतः 1951 9वीं सूची में सिर्फ 13 अधिनियमों एवं विनियमों को रखा गया था, लेकिन इस समय वर्ष 2016 तक इनकी संख्या 282 हो गई। इनमें राज्य विधानमंडल के अधिनियम एवं विनियम है जो भू सुधार से संबंधित तथा जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना है, और संसद के कार्य क्षेत्र के अन्य मामले शामिल हैं। थर्ड पॉइंट, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 25वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा समाहित अनुच्छेद 31 का में निम्नलिखित 2 उपबंध है का कोई भी कानून जिसमें अनुच्छेद 39 खा अथवा गा में विनिर्दिष्ट समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की मांग की गई है, अनुच्छेद 14 अथवा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असामान्य घोषित नहीं होगा। कोई भी विधि जो यह घोषणा करे कि यह एक ऐसी नीति को प्रभावी करने हेतु है, उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता। केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त अनुच्छेद 31 गा के द्वितीय प्रावधान को संविधान का महत्वपूर्ण विशेषता न्यायिक समीक्षा के आधार पर गैर संवैधानिक बताया। हालांकि अनुच्छेद 31 गा के पहले प्रावधान को संवैधानिक एवं वैध माना गया। पहले से संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुच्छेद 31 गा के उपरोक्त पहले प्रावधान के क्षेत्र में न केवल अनुच्छेद 39 खा या गा में बल्कि संविधान के भाग 4 में वर्णित किसी निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए किसी विधि की अपनी संरचना में सम्मिलित कर विस्तृत किया।
हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित किया गया। मूल अधिकारों की आलोचना। संविधान के भाग 3 के वर्णित मूल अधिकारों की व्यापक एवं मिश्रित आलोचनाएं भी हैं। आलोचकों के तर्क इस प्रकार के हैं। पहला, व्यापक सीमाएं। यह असंख्य अपवादों और प्रतिबंधों, गुणों एवं व्याख्याओं के विषय हैं। इस तरह आलोचकों ने इस बात का उल्लेख किया है कि एक तरफ जो संविधान मूल अधिकार प्रदान करता है और दूसरी तरफ उन्हें छीन लेता है। जसपत राय कपूर इस संबंध में कहते हैं कि मूल अधिकारों के भाग को इस तरह से कहा जाना चाहिए: मूल अधिकारों की सीमाएं या मूल अधिकार एवं इसमें निहित सीमाएं। दूसरा, कोई सामाजिक या आर्थिक अधिकार नहीं है। यह सूची व्यापक नहीं है। इसके मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है। इसमें महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं है, जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार आदि। ये अधिकार उन्नत लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को प्राप्त हैं। समाजवादी संविधानों जैसे रूस एवं चीन में भी ऐसे अधिकारों की व्यवस्था है। तीसरा, स्पष्टता का अभाव। इनकी व्याख्या अस्पष्ट, अनिश्चित एवं धुंधली है। कई अभिव्यक्तियों एवं शब्द जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध, सार्वजनिक हित आदि सही व्यवस्थित नहीं है। इसको समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह एक आदमी को समझने के लिए काफ़ी जटिल है। ऐसा आरोप भी लगाया गया कि संविधान को वकीलों द्वारा वकीलों के लिए बनाया गया है। या आइवर जोनिक्स के संविधान का वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी थी। स्थायित्व का अभाव। यह अलंघनीय एवं अपरिवर्तनीय नहीं है कि जैसे कि संसद इनमें से कटौती की जा सकती है या समाप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए संपत्ति के मूल अधिकार को 1978 में समाप्त कर दिया गया। यह संसद में बहुमत वाले राजनीतिकों का एक हथियार है। न्याय क्षेत्र द्वारा बनाए गए मूल ढांचे का सिद्धांत, जिसमें कि मूल अधिकारों की कटौती या उनको समाप्त करने के संसद के अधिकार की सीमाएं निहित हैं। आपातकाल के दौरान स्थगन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय इनमें क्रियान्वयन का स्थगन यानी अनुच्छेद 20 और 21 का इन अधिकारों पर एक और प्रतिबंध है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को दुर्बल कराती है और करोड़ों निर्दोषों लोगों के अधिकारों को समाप्त करती है। आलोचकों के अनुसार मूल अधिकार को हमेशा रहना चाहिए, चाहे आपातकाल हो या सामान्य स्थिति। महंगा उपचार। न्यायपालिका को इन अधिकारों की रक्षा एवं विधानमंडल एवं कार्यपालिका द्वारा इस पर हस्तक्षेप के विरुद्ध जिम्मेदार बनाया गया है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया आम आदमी के लिए काफ़ी खर्चीली है। इसलिए आलोचक कहते हैं कि भारतीय समाज में अधिकार सुविधा मूलतः धनाढ़ लोगों के लिए ही है। निवारक और निरोध। आलोचकों का मत है कि निवारक निरोध का उपबंध मूल अधिकारों की मुख्य भावना से इसे दूर करता है। यह राज्य की मनमानी शक्ति प्रदर्शित करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारती है। यह इस आलोचना को नियोजित कर ठहराती है कि भारत की संविधान व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में राज्य के अधिकारों की ज़्यादा व्यवस्था करता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध को भारत की तरह संविधान का आंतरिक भाग नहीं बनाया गया है। प्रतिमान दर्शन नहीं है। कुछ आलोचकों के अनुसार मूल अधिकारों पर पाठ किसी दार्शनिक सिद्धांत की उपज नहीं है। सर आइवर जोनिस ने कहा है कि मूल अधिकारों को किसी प्रतिमान दर्शन के आधार पर घोषित नहीं किया गया। आलोचक कहते हैं कि यह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए मूल अधिकारों की व्याख्या में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। मूल अधिकारों का महत्व। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद निम्नलिखित मामलों में मूल अधिकार महत्वपूर्ण हैं। पहला, ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। दूसरा, ये व्यक्ति की भौतिक एवं नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। तीसरा, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक हैं। चौथा, वे देश के विधि के शासन की स्थापना करते हैं। पांचवा, ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। छठा, ये भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। सातवां, ये सरकार के शासन को पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। आठवां, ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय को आधारशिला रखते हैं। नौवां, ये व्यक्तिगत सम्मान को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं।
10वां, ये लोगों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। भाग 3 के बाहर अधिकार। भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के कुछ अन्य भागों में अन्य अधिकार वर्णित हैं। इन अधिकारों को संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या गैर मूल अधिकार भी कहा जाता है। ये हैं: पहला, विधि के अधिकार के बिना किसी भी कर को अधिरोपित या संग्रहित न किया जाना। भाग 12 में अनुच्छेद 265। दूसरा, विधि के प्रकार बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना। भाग 13 में अनुच्छेद 300 का। तीसरा, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। भाग 13 में अनुच्छेद 301। चौथा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। भाग 15 में अनुच्छेद 326। यद्यपि उपरोक्त अधिकार समान रूप से नियोजित हैं, पर यह मूल अधिकारों से भिन्न है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर दुखी व्यक्ति अनुच्छेद 32 जो कि स्वयं के मूल अधिकारों के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय पर जा सकता है, परंतु उपरोक्त अधिकारों के उल्लंघन के मामले में व्यक्ति इस संवैधानिक उपचार को प्रयुक्त नहीं कर सकता। यह सामान्य मुकदमों या अनुच्छेद 226 के तहत केवल उच्च न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद में एक नज़र। अनुच्छेद विषय वस्तु 12वां, राज्य की परिभाषा। सामान्य राज्य की परिभाषा। 13वां अनुच्छेद, कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगत एवं अप्रतिष्ठापूर्ण है। 14वां अनुच्छेद, कानून के समझ समानता। 15वां, धर्म, प्रजाति अथवा नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16वां, सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता। 17वां, अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18वां अनुच्छेद, उपाधियों का उन्मूलन। 19वां, स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। 19वां, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। 20वां, अपराधों के लिए दोषासिद्ध से संरक्षण। 21वां, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। 21A, शिक्षा का अधिकार। 22वां, कुछ मामलों के गिरफ्तारी तथा निरुद्धता का संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23वां अनुच्छेद, मानव व्यापार तथा बलात्कार के से संरक्षण। 24वां अनुच्छेद, कारखानों में बच्चों के लिए रोजगार का निषेध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25वां, अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रसार की स्वतंत्रता। 26वां, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27वां, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। 28वां, कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। 29वां, अल्पसंख्यकों के लिए हितों का संरक्षण। 30वां अनुच्छेद, अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने का अधिकार। 31वां, संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त। कुछ कानूनों की सुरक्षा। 31A, संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा। 31B, कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता। 31C, नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा। 31D, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संबंधित कानूनों की सुरक्षा निरस्त। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32वां, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने से संबंधित उपचार। 32A, इस अनुच्छेद में 32 के अंतर्गत राज्य कानूनों को संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं, निरस्त। 33वां अनुच्छेद, इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित करने की सशक्त शक्ति की शक्ति। 34वां अनुच्छेद, इस भाग द्वारा प्रदत्त उन परिस्थितियों पर रोक जबकि किसी स्थान पर सैन्य शासन लगा हो। 35वां अनुच्छेद, इस भाग में के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।